है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूं। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाएंगे। तो 4 नंबर वाले प्रश्नों को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एक एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व कराऊंगा, सारी चीजों को समझते हुए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और आपके मॉडल पेपर में भी ऐसा प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या। हर एक क्वेश्चन को बहुत डीपली और अच्छे से बताऊंगा जिससे कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ जाएंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मैथ से। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस में 2√5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम 3 प्लस 2√5 को हम अपरिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे माना 3 प्लस में 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ये हम मान ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल 0 होता है। ये तो आपको पता होगा इसकी परिभाषा परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस में 2√5 को हम किसके बराबर रख सकते हैं? p/q के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या यही होती है। और चूंकि इसे हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसके बराबर तो ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये हमारे पास p/q हो गया, जहां ये p और q क्या है? p व q पूर्णांक है। क्या है? ये पूर्णांक है। ठीक है, p और q क्या है? पूर्णांक है। और यहाँ पे q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में ये जो होता है परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। इस 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 2√5 बचेगा, बराबर में p/q। इस 3 को हमने इधर पक्षांतर किया, प्लस में 3 था तो इधर माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे √5 बचेगा और बराबर में p/q माइनस का 3। और यहाँ पे 2 जो है ना इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो 2 इधर आ गया नीचे। ठीक है, हर में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, यहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। √5 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये p के फॉर्म में है और ये जो है नीचे ये q के फॉर्म में है। p/q को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ पे q का मान क्या? 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 है नहीं, q की जगह पे क्या है? 0 नहीं है, 2 है। इसका मतलब कि ये जो भाग है, इतना टोटल पार्ट जो है, ये टर्म जो है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन रूट में कोई भी संख्या हो, रूट में ऐसी कोई संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न बन पाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास अपरिमेय हो जा रहा है, ये परिमेय हो जा रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर कभी हो ही नहीं सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते तो हमारी परिकल्पना ही गलत है कि हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया था। ठीक है, इसको हम समीकरण बना लेते हैं कि 5 बराबर में p/q माइनस 3/2 एक क्या है? ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखने में आसानी होगी। समीकरण नंबर जब 1 बन गया तो अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी होंगी। देखिए लिखना है, चूंकि p/q माइनस का 3, ये टोटल टर्म लिख रहे हैं, बटा में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 यहाँ पे ये जो √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे जो है हमारे पास ये टर्म जो है परिमेय संख्या है। तब हम लिखेंगे इसलिए √5 इज नॉट इक्वल p/q माइनस 3/2। यानी कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, अगर ये परिमेय है, इतना भाग परिमेय है और ये भाग हमारे पास अपरिमेय है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अतः समीकरण 1 की हमारी परिकल्पना
ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने माना था जो हमें सिद्ध करना था 3 प्लस में 2 रूट में 5, ये हमने सिद्ध करना था कि अपरिमेय है, तो इसे हमने मान लिया था कि परिमेय है, यानी कि इसे हमने समीकरण एक निकाला उसी से, यही मानकर कि वो अपरिमेय है। तो हमारी जो समीकरण एक की परिकल्पना है ना, वो क्या यहाँ पे गलत साबित हो रही है, या हम इसे कह सकते हैं कि विरोधाभास प्रकट कर रही है। ठीक है, विरोधाभास प्रकट कर रही है या गलत साबित हो रही है। ठीक है, इस तरीके से अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। इसलिए हम लिख देंगे 3 प्लस में 2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं, यानी अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध की सत्यता होती है उसकी हमें जाँच करनी है। सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालते हैं। हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। आपको पता होगा कि शून्यक के लिए जब हम देखते हैं, शून्यक के लिए जब हम px का मान रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 के बराबर। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इस समीकरण इस बहुपद को हम क्या कर सकते हैं, 6x² माइनस का 7x, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और माइनस का 3 बाद में, माइनस का 3 बराबर में 0 लिखेंगे, क्योंकि p(x) = 0 शून्यक के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको 0 के बराबर मान लिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 6x, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना आपको आता होगा, 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स हमें ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आ जाए, लेकिन उसको जोड़ने और घटाने पर हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 6x², उसके बाद से हम लिख सकते हैं कि माइनस है तो माइनस लिख देंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 9x में से अगर हम 2x को घटा दें, तो 9x में से 2x को घटाएंगे तो ये 7x आ जाएगा। ठीक है, 7x आ जाएगा, और बाकी 9 और 2 का गुणा कराएंगे तो ये 6 3 का जो 18 हो रहा था वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गुणनखंड करते हैं, ये आपको पता होगा। माइनस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए 6x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 9x है तो 9x, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इस तरीके से आगे चलें तो यहाँ पे आप 2 का जोड़ा लेंगे। ठीक है, 2 का जोड़ा लेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके पास कॉमन हो सकता है 3x। ठीक है, क्योंकि 3 के पारा में 6 भी आता है, 9 भी आता है, इन दोनों में क्या हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन ले लिया, और x भी कॉमन हो सकता है तो x भी मैंने कॉमन ले लिया। 3 दूना का 6, 2 बार में 6 आता है, 2 लिख दिया हमने। एक x बचा है तो एक x लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर से 3 3 का 9 होता है, 3 बार में आता है, x हमने कॉमन ले लिया है तो बस 3 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद से हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 1 लेंगे केवल कॉमन, और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या है, 2x है तो 2x, माइनस का 3, कुछ कॉमन नहीं है तो वही चीजें हम लिख देंगे। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो एक जैसा है उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 2x माइनस का 3, और जो बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो 3x प्लस का 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आगे हम देखें तो इसमें देखिए ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे 2 केसेस आएंगे, यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0 रखें तब हमारा अलग मान आएगा, और यदि 3x प्लस का 1 बराबर 0 रखें तो हमारा अलग मान आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 2x माइनस का 3 है, 2x बराबर जब निकालेंगे तो ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकालना चाहें तो ये 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 x का मान निकल के आ गया। अब यहाँ पे x का मान निकालें तो 3x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये प्लस 1 है, इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर जब निकालेंगे तो माइनस का 1 है, यहाँ 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से x का 2 हमें मान मिला, जिसे हम शून्यक कहते हैं, इसे हम अल्फा कहते हैं, और इसे बीटा कहते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान हमें पता चल गया, और ये दोनों क्या है, शून्यक हैं।
अब इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इनके बीच संबंध और सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है, तो लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर बेहद खुश होगा और आपको पूरे पूरे अंक देगा। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या पूछा गया है कि इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध और सत्यता की जांच करनी है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए बहुपद क्या है हमारे पास, बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर में हम इसको 0 लिख सकते हैं या फिर इतना ही लिख रहे हैं, इतना ही लिख रहे हैं। ये हमारे पास बहुपद दिया है। तो इसमें हम a और b और c का मान निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, a का मान हो जाएगा हमारे पास 6, b का मान हो जाएगा माइनस का 7 और c का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। इतना तो चीज आपको पता होगा कि a b और c को मैंने कैसे प्राप्त किया। ठीक है, इसके व्यापक रूप से हम कंपेयर कराएंगे तो a का मान 6, b का मान माइनस का 7, c का मान माइनस का 3 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे इसको देखेंगे तो देखिए सबसे पहला केस आता है हमारे पास शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसमें हमें इसके संबंध में हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपन में a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, इसी फार्मूला से हमें शून्यकों का योग पता चलता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग अल्फा क्या दिया गया है, अल्फा का मान जो है 3/2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा इसको मैंने मान लिया और बीटा इसको मान लिया। तो अल्फा का मान क्या है, 3/2 है, तो अल्फा की जगह पे 3/2 लिखेंगे, प्लस में बीटा की जगह पे -1/3 है तो -1/3 लिखेंगे। ठीक है, बराबर में क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी की जगह पे क्या है -7 है। ठीक है, बी का मान क्या है -7 है तो यहाँ पे -7 रख देंगे, बट्टा में ए की जगह पे क्या रखेंगे 6 लिखेंगे, ए का मान 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी जांच यहाँ पे कंप्लीट होगी जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 बट्टा में 3 दूना का 6 बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 7/6। अब यहाँ पे 9 में से 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7/6 बराबर में 7/6। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, बराबर आ गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा जांच सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जांच करके दिखा दिया कि शून्यकों का योग से हमने इसके संबंध की सत्यता की जांच कर ली। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारे पास c/a। ठीक है, क्या होता है c/a होता है। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे दिया गया है, अल्फा ये है बीटा ये है, तो अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे 3/2 इंटू में बीटा की जगह पे -1/3 -1/3 बराबर में c की जगह पे क्या हमें रखना है, तो यहाँ पे आपने निकाला है c की जगह पे -3 रखना है और a की जगह पे 6 रखना है, तो यहाँ पे -3 और a की जगह पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना का 6 हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया -1/2 और बराबर में यहाँ भी क्या आ गया -1/2। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये माइनस माइनस कट भी जाएंगे तो 1/2 1/2 ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के योग, इन दोनों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या 180 है और छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या के 8 गुनी है। तो दो संख्याएं हमारे पास पता नहीं है कौन संख्याएं हैं और उन्हीं दोनों संख्याओं को बताना है। और इसमें कहा गया है कि एक संख्या जो है बड़ी है, एक संख्या छोटी है, तो इससे हमें क्या मान लेना है, यानी कि हम मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है ना, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है x है तथा छोटी संख्या y है। बड़ी संख्या को x मान लेते हैं और छोटी संख्या को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई। तो प्रथम शर्तानुसार, इसमें प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है, 180 है। ठीक है, तो ये प्रथम शर्त में लिखेंगे। तो दोनों संख्याओं यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का क्या अंतर, अंतर का मतलब माइनस कितना है, 180 है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। ये प्रथम शर्त के अनुसार मिल रहा है। द्वितीय शर्तानुसार क्या प्राप्त हो रहा है, द्वितीय शर्तानुसार इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ही एग्जामिनर आपका खुश होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या किसे माना हमने, वाई, तो वाई का जो वर्ग है ना वो बड़ी संख्या के कितना गुना है, 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, एक्स, और इसके 8 गुना है। ठीक है, तो 8 से 1 गुना करा देंगे, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, यानी समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गए। समीकरण 2 को देखिए, वाई स्क्वायर का मान हमारे पास 8x प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे हम ये 8x रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 में हम वाई स्क्वायर का मान रखेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे हम वाई स्क्वायर का मान, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में 180। वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 8x रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 8x बराबर में 180। आगे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और ये 180 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 जो दिख रहा है, इसका हम गुणनखंड कर देंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे इसका जो है कोफिशिएंट यानी कि इसका गुणांक 1 है, 1 का गुणा हम 180 में कराएंगे, 180 का गुणा कराएंगे। तो ऐसे हमें दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई कराने पर तो 180 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या है, माइनस का 8x आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, 10 का गुणा अगर 18 में कराते हैं तो 10 इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, चाहे आप 1 को लिखें या ना लिखें, बात एक ही हुई, एक्स स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस 8x को हम लिख सकते हैं 18x माइनस का, सॉरी प्लस का 10x। ठीक है, माइनस का 10x लिखेंगे तभी तो हमारे पास 18 में से 10 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 8x बचेगा। तो 18x में से हम 10x लिख सकते हैं 8x को। ठीक है, अब माइनस का 180 है तो माइनस का 180 बराबर में 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 18x है तो 18x, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10x है तो 10x हो जाएगा, माइनस 180 और बराबर में 0। ठीक है, अब दो दो का जोड़ा लेंगे, ये दो जोड़ा, ये दो जोड़ा। अब यहाँ से जो कॉमन होगा वो कॉमन बाहर निकाल देंगे। इसमें जो कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये x को हम बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे क्या बचा, x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर है तो x बचा, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या 18 बचा क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया है। प्लस में यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, 10 कॉमन हो सकता है। ठीक है, 10 और x कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि x केवल इसी में है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो केवल 10 कॉमन हो सकता है। और इसमें क्या अंदर लिखेंगे, यहाँ पे x बचा है तो x लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस, और ये 180 जो है 10 से 18 बार में कट जाता है तो 18 हो जाएगा। ये हमारे पास कॉमन था, ये हमने लिख दिया। अब जो भी ब्रैकेट में सेम सेम नंबर दिख रहे हैं उसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और जो बाहर है उसको भी एक ब्रैकेट में रख लेंगे। तो x माइनस का 18 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और फिर जो बाहर है x प्लस में 10, ये हमारे पास एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ से आपके दो हल निकलेंगे। यदि x माइनस का 18 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर हमें प्लस का 18 मान प्राप्त होगा। ठीक है, और इसी तरीके से यदि x प्लस 10 यानी कि ये बराबर 0 लेते हैं तो x का मान हमें माइनस का 10 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे और इसको ले लेंगे। इस मान को हम लेंगे x बराबर 18 को। ठीक है, तो x का मान यानी कि एक संख्या का मान हमें प्राप्त हो गया कि एक संख्या का मान जो है 18 प्राप्त हो गया। एक संख्या जो है 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमें ये बताना है। तो चूंकि लिखेंगे, आपको पता है कि वाई स्क्वायर बराबर 8x है। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 8x है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, समीकरण नंबर 2 से, वाई स्क्वायर बराबर 8x। ठीक है, समीकरण 2 से मिला है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर बराबर में 8x है। ठीक है, अब y बराबर हम निकालना चाहें तो ये रूट में 8x हो जाएगा। x का मान हमने ऑलरेडी 18 निकाल लिया है,
y बराबर लिखेंगे रूट में 8 गुणे में 18, ठीक है। x का मान 18 है तो 18 रख देंगे। y बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 18 का गुणा 8 में करेंगे, 18 8 144 होता है, 144 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का होता है, तो y बराबर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे x का मान निकल गया, यहाँ y का मान निकल गया, यानी कि दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए एक वृत्त है, ये आपके पास वृत्त है जिसका जो केंद्र बिंदु है O है, और इस वृत्त का जो व्यास है इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है। AB इसका व्यास है। तो इस व्यास के सिरों पर इस वृत्त के व्यास के सिरों पर यहाँ पे इस टच करके इस सिरों पर खींचा गया जो हमारे पास रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर हैं, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए इन रेखाओं को हम नाम दे देते हैं, ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। इस तरीके से हमने नाम नाम दे दिया जिससे कि हमें सिद्ध करने में आसानी होगी। अब हमें पता है एक प्रमेय हमने पढ़ा था 10.1 में, ठीक है, हल करिएगा। हमने एक प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय 10.1 से। वो प्रमेय क्या था, वो प्रमेय थोड़ा समझिएगा। अभी देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो चारों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे प्रमेय ये कह रहा था कि अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण की, यह जो कोण होगा ना इस कोण के बराबर होगा, और यह जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि रेखाएं जो है समांतर होंगी। आपको लिखना है कोण YAO में, ठीक है, AO कोण YAO, देखिए कोण YAO ये है, ये कोण है, ठीक है, यहां तक का। तो ये किसके बराबर है, x डैश BO के बराबर, ठीक है। किसके बराबर है, कोण x डैश BO के बराबर है, x डैश BO के बराबर है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड को देखिए, XAO बराबर क्या है हमारे पास, क्या कर सकते हैं कि y डैश BO इसके बराबर है, y डैश BO के बराबर है। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इस समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे पता चला कि इसका एकांतर कोण ये, इसका एकांतर कोण ये, और ये सारे एकांतर कोण क्या है, समान है, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों सबका जो मान है 90 डिग्री है, सारे एकांतर कोण क्या है, समान है। तो लिखेंगे एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण समान है। और जब एकांतर कोण समान है इसका मतलब कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तभी तो हमारे पास एकांतर कोण समान आते हैं। तो इसका मतलब अतः XY यानी कि XY ये रेखा और X डैश Y ये रेखा दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। X डैश Y डैश ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिख करके हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर में ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से मैंने 4 प्रश्न बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा इन क्वेश्चन की। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है, अभी कुछ घंटों में मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा। जल्दी सारी चीजों को तैयार करते चलिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।